मुझे बेड पे धक्का दिया, मेरे मुंह में मेरा स्कार्फ भर के मेरे पे बैठ के मेरा गला दबाने की कोशिश किया था। ये देखिए मेरे, फिर उसके बाद ये मुझे जीबी रोड लेकर गए। आपको तैयार करके जीबी रोड किस बिना पर लेकर? मुझे नहीं पता इनके इंटेंशंस क्या थे। 12 तारीख को भी ये मुझे लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेके जा रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं अपने गांव लेके जा रहा हूँ। ऐसे पर्सनल मूवमेंट्स भी हुए जिसका वीडियो कॉल्स पे उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और मुझे बताए बिना ही उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया गया। वो फ़ोटोज़ मेरे सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे और उसके बाद मेरे ऑफिस वालों को, मेरे सब कॉन्टैक्ट्स को भेजेंगे। 18 अप्रैल को भी इन्होंने मुझे पूरी रात मारा और दिन में थक कर सो गए, तो मैं चुपचाप घर से भाग आई। तो हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हम बाहर आए तो देखा वो नीचे गली में है, गिरे हुए थे और सब जगह धुआं धुआं होता और लोग उनकी आग बुझा रहे थे। वो हमारे को मारने आया था। अगर हम कुंडी खोल देते तो आज हम पड़े होते हॉस्पिटल में। हम लोग जुलाई 2025 में जीवनसाथी.com के थ्रू मिले थे। पूछताछ किया, मैंने झगड़ा करना शुरू किया, तब मुझे बताया कि मैं IFS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ। 8 साल से इनकी पहले शादी थी, पर इन्होंने फिर मुझे कहानी सुनाया कि वो मुझे धोखा दे रही थी, उसका बॉयफ्रेंड था, ये था वो था। मेरे को भी कहता था कि तुम्हारे को पता नहीं लगेगा तुम कहाँ चले गए हो। जब हम मिले थे तो मुझे बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे मेरे मामा ने पाला था और वो अभी ओमान में रहते हैं। ना उनसे कभी मेरा फ़ोन पे बात करवाया ना कुछ करवाया। उन्होंने फिर से मुझे मारना पीटना शुरू रखा। 11 तारीख को जब मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं रहना आपके साथ में, मुझे डिवोर्स चाहिए, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने जाती हूँ, तो उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। जहांगीरपुरी से देखिए एक बहुचर्चित और एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने है जिसमें कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति को उसी की सास और उसी की धर्मपत्नी द्वारा जलाया गया। देखिए लगातार ये जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जो वो व्यक्ति है वो मरने से पहले अपनी वीडियो तक बनाता है और उसमें कई लोगों के नाम तक मेंशन करता है कि उनकी वजह से वो इस कदम को उठाने जा रहा है। पर वहीं जब पुलिस को उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी तो उसमें बताया गया कि उसकी सास और पत्नी ने मिलकर इस पूरे वाकयात और पूरे हत्याकांड को किया है। पर वहीं देखिए अभी मैं दूसरे पक्ष के साथ मौजूद हूँ। आखिरकार इस बात में कितना हकीकत है और कितना फसाना, इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। मैम, आपकी शादी कितने समय पहले हुई? मेरी शादी 2 अप्रैल 2026 को हुई थी। किस थ्रू मिले थे आप? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हम लोग जुलाई 2025 में जीवनसाथी.com के थ्रू मिले थे। जब हम मिले थे तो दीपेश ने मुझे बताया था कि वो एक IFS ऑफिसर है और अभी पुणे में पोस्टेड है। पुणे से पहले वो नागपुर में फॉरेस्ट ऑफिसर था और जल्दी ही उसका ट्रांसफ़र दिल्ली होने वाला है, इसलिए उसको दिल्ली की ही लड़की चाहिए थी शादी करने के लिए। हमारी बातचीत होने लगी। जुलाई में हमने बातचीत किया। अगस्त में मैं पुणे गई थी तो मैं दीपेश से मिलकर आई थी। उसके बाद 12 अगस्त को दीपेश दिल्ली आए थे और 13 अगस्त को हमारा रोका हुआ था। उसके बाद हमारी बातचीत चलती रही और बातचीत के दौरान हमारे कुछ ऐसे पर्सनल मूवमेंट्स भी हुए जिसका वीडियो कॉल्स पे उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और मुझे बताए बिना ही उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जब मुझे उन पे थोड़ा डाउट होने लगा, क्योंकि ना वो ऑफिस जाते थे ना कहीं जाते थे, जब मैंने पूछा तो उन्होंने पहले तो मुझे टाल दिया और जब मैंने ज़्यादा पूछताछ किया, मैंने झगड़ा करना शुरू किया, तब मुझे बताया कि मैं IFS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ और अभी मैं सस्पेंडेड हूँ। जैसे ही मेरा दोबारा होगा मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगा। आपकी शादी मैम कब हुई थी? कितने समय बाद आप लोगों की डेटिंग चली और कितने समय बाद आपकी शादी? मैम, जुलाई 2025 में हम मिले थे। उसके बाद हमारी शादी अभी अप्रैल 2026 में हुई है, तो हमने 7-8 महीने तक बात किया। लेकिन जनवरी में मुझे पता चला कि इनका पहले भी शादीशुदा थे ये और 8 साल से इनकी पहले शादी थी, पर इन्होंने फिर मुझे कहानी सुनाया कि वो मुझे धोखा दे रही थी, उसका बॉयफ्रेंड था, ये था वो था। और फिर जो मेरे फ़ोटोज़ थे उसके बेसिस पे इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर मैंने उनसे शादी नहीं किया तो मेरे पापा और भाई को मरवा देंगे। वो फ़ोटोज़ मेरे सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे और उसके बाद मेरे ऑफिस वालों को, मेरे सब कॉन्टैक्ट्स को भेजेंगे और उसके बाद मेरे घर के नीचे आकर ही करेंगे। आपने कंप्लेंट नहीं करी कभी इस चीज़ की? शादी से पहले भी आपको जो इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था, काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जिस पे आप ऑनलाइन भी जो एप्लीकेशन है या कंप्लेंट है वो सबमिट कर सकते हैं, पर आपने क्यों नहीं करा? मैडम, 14 जनवरी को मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहाँ पे मैंने एक बारी कंप्लेंट देने का कोशिश किया, पर वहाँ पे फिर से इन्होंने मुझे धमकाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन में साइड में ले जाके धमकाना शुरू किया कि अगर तूने कंप्लेंट किया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने डर की वजह से कंप्लेंट वापस ले लिया। उसके बाद हमारी फिर
2-4 महीने और बातचीत चलती रही। शादी कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने शादी करने जैसा बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? मैम मुझे लगा शायद शादी करना चाहता है इसीलिए कर रहा है, शादी के बाद ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन 2 अप्रैल को हमारी शादी हुई, उसके बाद 4 अप्रैल से उन्होंने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ये वाक़यात एक के बाद बढ़ता गया। एक दिन थक हार कर जब ये 18 अप्रैल को भी इन्होंने मुझे पूरी रात मारा और दिन में थक कर सो गए, तो मैं चुपचाप घर से भाग आई और मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया और मैं अपने मायके आ गई। नेक्स्ट डे फिर से मैं CAW सेल भी गई, मैंने वहाँ पे भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया और वहाँ पे फिर ये मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे, कभी हमारे पैर चाट रहे, कभी कुछ कि मुझे एक मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो हमने इंसानियत के नाते इनको एक और मौका दिया कि शायद अब सुधर जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये मेरे पे दबाव बनाने लगे कि अपना केस वापस ले ले, ये वो, और उसके बाद भी इन्होंने मेरे ऊपर वो टॉर्चर जारी रखा। जो आपकी शादी है वो परिवार की सहमति से हुई? आप अपने हस्बैंड की फैमिली से मिले कभी? जी नहीं, इन्होंने जब हम मिले थे तो मुझे बताया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे मेरे मामा ने पाला था और वो अभी ओमान में रहते हैं। ना उनसे कभी मेरा फ़ोन पे बात करवाया ना कुछ करवाया। जनवरी में जब मुझे इनकी सच्चाई पता चला था तभी पता चला कि इनकी माँ बाप भाई बहन सब कोई हैं। और जब मैंने इनको कन्फ्रंट किया तो इन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे सौतेले भाई बहन हैं। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग जो आपको पता चला कि इनकी फैमिली भी है? गुजरात के। आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी? उनसे हमने फिर फ़ोन पे बात करने का कोशिश किया, बट लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना उनका हमें कुछ समझ आ रहा था ना हमें उनका कुछ समझ आ रहा था। इनका एक जीजा लगता है, उनको थोड़ी हिंदी आती है, तो उनसे कभी कभी बात होती थी। आपके हस्बैंड ने आपसे इतने झूठ बोले, उसके बावजूद भी आप उनके साथ रहना चाह रही थी, किस वजह से? मैम वो ब्लैकमेल कर रहे थे मुझे, पर शादी के बाद फिर मैंने ठान लिया कि अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैंने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी किया, काउंसलिंग के लिए जा रहे थे तो मुझे लगा शायद सुधर जाएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं सुधरे। उन्होंने फिर से मुझे मारना पीटना शुरू रखा। 11 तारीख को जब मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं रहना आपके साथ में, मुझे डिवोर्स चाहिए, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने जाती हूँ, तो उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे बेड पे धक्का दिया, पहले मेरे साथ मार पिटाई की, मुझे बेड पे धक्का दिया, मेरे मुंह में मेरा स्कार्फ भर के मेरे पे बैठ के मेरा गला दबाने की कोशिश किया था। ये देखिए मेरे आपके हाथ पे भी निशान हैं अभी, ये यहाँ पे भी है, ये भी है, और ये वाले हाथ पे ये भी है, यहाँ आँख पे भी था। ये मैंने जब भागने की कोशिश किया तो दरवाजे से घसीट कर मुझे बेडरूम तक लेकर आए और मेरे साथ मारपीट किया पूरी रात। आप बता रहे हैं कि केवल आप लोगों की 5 से 6 महीने बात हुई, उसके बाद आप लोग शादी का एक बड़ा आप लोगों ने डिसीजन लिया, तो मैम आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी कर दी इस व्यक्ति को आपने पहचानने में? जी मेरी गलती है कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दिया इनको पहचानने में। और 12 तारीख को भी सुबह इन्होंने मुझे बोला कि अब देख मैं तुझे कैसे गायब करता हूँ। इन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह सब छीन के रखा हुआ था और मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे थे। इन्होंने मेरे सारे बैग में कपड़े डॉक्यूमेंट सब कुछ पैक किया और मैं इनको बहाने से किसी रेस्टोरेंट में लेके गई। मैंने कहा मुझे दवाई खाना है, दर्द हो रहा है तो मुझे कुछ खिला दो। तो ये मुझे एक रेस्टोरेंट में लेके गई, वहाँ जाके मैंने शोर मचाया, हेल्प के लिए बोला, तो वहाँ उन्होंने पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस आई मेरे हस्बैंड मेरा सारा सामान लेकर भाग गए। तो 12 तारीख से ये फ़रार थे, मुझे नहीं पता ये कहाँ थे कहाँ नहीं थे। उसके बाद से ये मुझे फ़ोन पे धमकी दे रहे थे कि मैं तेरे को बदनाम करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। जब मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया तो फिर इन्होंने फिर से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, मुझे माफ़ कर दे, ये कर दे वो कर दे। कल शाम को 4 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तेरे कपड़े ले जा, मैं नीचे घर के नीचे खड़ा हूँ। जब मैं नीचे गई तो उन्होंने कहा कि गली के कोने पर आ, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मैं वहाँ गई, इन्होंने मुझे 2 जोड़ी कपड़े दिए और फिर से माफ़ी मांगना शुरू किया। जब मैंने बोला नहीं मुझे नहीं माफ़ करना, तो ये मेरा फ़ोन छीन कर भाग गए। उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया तो पुलिस वालों ने जब इनको फ़ोन किया तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि शाम को मेरी लाश और इसका फ़ोन साथ में लेकर जाना। पुलिस वालों के सामने उन्होंने ये बात करी? जी, पुलिस को उन्होंने फ़ोन पे ये बात बोली। उसके बाद पुलिस वालों ने उनको डांटा और मुझे भी कहा कि इसका फ़ोन मत उठाओ, इसका नंबर ब्लॉक कर दो। और आप मानसिक रूप से किसी तरीके से तंग थे आपके हस्बैंड? मैम मुझे भी लगता था, क्योंकि उनको पता नहीं क्या होता था, हर 2-3 दिन ठीक रहते थे, उसके बाद उनको किसी भी बात को लेकर लड़ाई करना होता था। किसी तरीके की तरह नहीं, कुछ नहीं मिलता था तो कहते थे कि तू इंस्टाग्राम पे फ़ोटो पोस्ट नहीं करती है। मैंने बोला मुझे नहीं पसंद पोस्ट करना, तो बोलते थे ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी लड़की को इंस्टाग्राम पे फ़ोटो पोस्ट करना पसंद नहीं है। मतलब टॉक्सिक थे कहीं? जी।
जी। तो मैम आपने कभी उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये नहीं कहा कि मुझे ससुराल वालों से मिलाओ, कभी आपने कोशिश करी हो? मैंने बोला था गांव लेकर चलो, शादी हुई है अब तो बोलते थे हाँ लेके जाऊंगा, पर कभी लेकर नहीं गए। कभी ऑफिस भी आपने जाने की ट्राई नहीं करी? रॉ एजेंट है, कहाँ पे काम? मैंने बोला था कि अगर आप रॉ एजेंट हो, कुछ हो, मुझे तो बताओ। इनके फ़ोन में एक NIA का नंबर भी सेव था, मैंने उस पर फ़ोन भी मिलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो NIA का कंट्रोल रूम है, यहाँ पे तो इस नाम से कोई नहीं जानते। तो फिर मुझे इन्होंने कहा कि वो ऐसे मेरा आइडेंटिटी कैसे रिवील कर देंगे ये वो। तो मैंने कहा मुझे देखना है। तो मैंने जब ज़्यादा ज़बरदस्ती किया तो इन्होंने मुझे कहा तू तैयार हो चल। ये मुझे तैयार करके धौला कुआं तक लेके गए। वहाँ पे इन्होंने फ़ोन पे बात करने का एक्टिंग किया या क्या किया मुझे नहीं पता। बोले एंट्री नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वहाँ से जब मैं गुस्सा होकर वापस आने लगी मेट्रो से, तो इन्होंने मुझे कहा रुक मैं लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद ये मुझे GB रोड लेकर गए। आपको तैयार करके GB रोड किस बिना पर लेकर गए? मुझे नहीं पता इनके इंटेंशंस क्या थे। 12 तारीख को भी ये मुझे लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेके जा रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं अपने गांव लेके जा रहा हूँ। गांव लेके जा रहे हैं तो मेरे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने का तो कोई वो ही नहीं था। और आपको लगातार जो आपकी उस तरीके की फ़ोटोज़ हैं वो भी ये शेयर करके डरा धमका रहे थे, अभी के दौर में भी ये डरा जी धमका जी, रहे थे? जैसे मैं 12 तारीख को अपने घर आ गई थी, मायके आ गई थी, उसके बाद भी धमकी दे रहे थे कि अभी तो मैंने सिर्फ वीडियो भेजा है, ये फ़ोटोज़ भी मैं भेजूँगा सबको। मतलब वीडियो वो पहले भेज चुके हैं किसी और को? ये वीडियो उन्होंने मुझसे मार पीट करके ज़बरदस्ती बनवाया था कि मेरा अफेयर चल रहा है, मैं अपने पति पे चीट कर रही हूँ, ऐसा मुझसे मार पीट करके ज़बरदस्ती बनवाया था। हकीकत में कुछ ऐसा मैम कुछ भी नहीं था। इन्होंने मुझे मार पीट करके बनवाया था वो वीडियो ज़बरदस्ती। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। पर वहीं आप पे अभी आरोप लग रहे हैं कि जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने अपनी आखिरी स्टेटमेंट तक ये बोली है कि मेरी सास और बीबी ने मिलकर मुझे जिंदा। कितनी हकीकत है इस बात में? मैम वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए हमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो आए मुझे मारने थे, पहले बोल रहे थे बाहर निकल, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए मैं अंदर बेडरूम में गई, मम्मी मेरे साथ पीछे ही आई हैं। उतने में उसको लगा कि ये पुलिस बुला रहे हैं, तो फिर चिल्लाते हुए गए अब देख तुम्हें बताता हूँ, अब तुम्हें सबको फंसाऊँगा। इतना बोला। उतने में मैं पुलिस से बात कर रही थी तो हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हम बाहर आए तो देखा वो नीचे गली में है, गिरे हुए थे और सब जगह धुआं धुआं होता और लोग उनकी आग बुझा रहे थे। कहा जा रहा है फिनाइल भी पिया था उन्होंने। कोई साक्षी मिले आपको उस चीज़ के? जब हमने देखा बाहर तो सीढ़ियों में फ़िनाइल की बोतल भी खुली हुई पड़ी हुई थी और वो बोतल आधी थी। मतलब पहले उन्होंने फिनाइल भी खुद पिया है और आग भी अपने आप को खुद ही लगा। हमने दरवाज़ा भी नहीं खोला, हमने पुलिस को फ़ोन किया था। उसके बाद जब उन्होंने आग लगाया तो मैंने 3 से 4 बार दोबारा PCR को कॉल किया कि आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। उन लोगों को आने में 5 से 7 मिनट लगे। जब तक वो लोग नहीं आए हमने कुंडी भी नहीं खोला और हम ना कहीं गए। हमने तो कुंडी ही नहीं खोली तो हम क्या ही मारेंगे उसको, है वो हमारे को मारने आया था। अगर हम कुंडी खोल देते तो आज हम पड़े होते हॉस्पिटल में। तो वो हमने कुंडी नहीं खोली तो फिर वो ये कह रहा ठीक है नहीं करोगे ना तो आप देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। मतलब ये पूरा ट्रैप किया गया। हाँ जी हमने कुंडी नहीं खोली। अबे आप खुद सोचो अगर हम उसको जलाते तो हमारे को भी तो नुकसान होता। हमारे को तो कोई नहीं है नुकसान। ये तो आप देख सकते हो कहीं हमारे पे कोई वाले कोई चीज़ डाल दे, एक बार बताओ हम किसी पे डालेंगे तो हमारे पे भी तो गिरेगा वो है। इस चीज़ का पुलिस को भी, हम तो पुलिस PCR नहीं आई जब तक हमने कुंडी ही नहीं खोली। मैम यहाँ ये जब पूरा वाकयात हुआ है कोई फॉरेंसिक की टीम आई साक्षी यहाँ पे जुटाने के लिए? बाद में आई है, बाद में हम लोग थाने में थे तब आए हैं वो लोग, क्योंकि हमारे घर की चाबी उन्होंने हमसे ले ली थी, हमने उनको दे दी। वो आए हैं फिर वो आके देख के गए, क्या करके गए हमें नहीं पता। वो बाहर वो गोला वगैरह भी बना के गए। फिर उन्होंने हमारे को मतलब कह रहे जब तक ये तहकीकात चल रही है आपको यहाँ बैठना। हमने कहा बैठे हैं जी हम। तो उन्होंने हमारे को रात को 2:30 पौने 3 बजे फ्री कर दिया। बेटी ने मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़का पसंद किया और कुछ समय बाद उससे शादी भी कर ली, तो आपने कभी जानना नहीं चाहा उनका बैकग्राउंड की लड़का कहाँ? गए तो थे। उसने हमारे को साथ ऐसे करा, हमारे को खुद मारने की कोशिश करी थी। रास्ते में 50 किलोमीटर उसका गाँव रह गया था, तो ऐसा कर रहा भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो उसने मारने की कोशिश करी। हम 3 जने थे, इसके पापा भाई और मैं, तीनों थे। तो फिर वो हमारे को दिल्ली वापस ले आया। 50 किलोमीटर रह गया था उसका गांव। हाँ तेरे बाप को तेरे भाई को मरवा दूंगा, गैप करवा दूंगा कि पता नहीं लगेगा जी। आपको धमकी दे? हाँ जी, ये नहीं इसको धमकी देता था। हाँ मेरे को भी कहता था कि तुम्हारे को पता नहीं लगेगा तुम कहाँ चले गए हो, हाँ गैप करवा दूंगा तुम्हारे को। कभी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं करी आपने?
मैम यही बात होती है कि जी वो खुद अपने आप को अपने ऑफिसर बताता था कि डर लगता है जी, कोई भी ये ऑफिसर इनकी ज़्यादा सुनेगा, हमारी कोई नहीं पर सुनेगा। आज के समय में आपको नहीं लगता जिस तरीके से वो व्यक्ति आपको पूरे ट्रैप में फंसा कर गया, अभी भी आप पुलिस के शिकंजे में ही है कहीं ना कहीं? नहीं, हमने करी थी जब कंप्लेंट, उसके बाद हाँ उसको करी थी, फिर वो इसको ब्लैकमेल करके डर धमका के इसको कर दिया। फिर इसको ये लगा कि शादी करने के चक्कर में कितना कुछ करना चाहता है। उन्होंने भी यही बात बोली थी, कहना मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो ये इसलिए कर रहा हूँ। फिर जब आप मिले थे उनसे तो आपको कैसा लगा था उनका व्यवहार? हमारे को तो जी उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था कि जन के मैं इतना प्यार से करता था कि मुझे ने यही बात करी थी कि जी मेरे माँ बाप नहीं है जी, कि मेरे को फैमिली चाहिए, मैं इससे जन की शादी से नहीं हूँ, मेरे को फैमिली से मतलब है जी, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र में मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। हमने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, तो शादी से पहले ये हमारा शादी का फ़ोटो है, और शादी से पहले इन्होंने मुझे कहा था कि उनकी ओर से 8 से 10 लोग ही आ पाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि छोटी शादी कर रहे हैं। लेकिन शादी वाले दिन पता चला सिर्फ इनका एक जीजा आया और उसके अलावा कोई नहीं आया, और ये जीजा भी ये ब्लू शर्ट वाले थे, ये पता नहीं ये हमें बताते थे ये उसके जीजा हैं। क्या रियल में थे, आते थे कभी आप लोगों से मिलने? बस ये एक बार शादी में आए हैं, उसके अलावा नहीं आए कभी। बस एक आध बार वीडियो कॉल पे कभी बात हुआ है तो हुआ है, और कभी नहीं। कई लोग अभी भी मैट्रिमोनियल साइट जो है उसको यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, और इस तरीके की जो वारदातें होती है उनको आप किस तरीके की चेतावनी देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी भी इंसान के साथ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और उसको अच्छे से परखना चाहिए। जो गलती मैंने किया वो कोई और ना करे। अभी आपके सामने हम पूरे जो वारदात हुई है इसका दूसरा पहलू लेकर आए हैं। अब तक आपने सुना था कि एक व्यक्ति को उसकी सास और पत्नी द्वारा मार दिया गया, पर वहीं अभी आपने तमाम यहाँ पर बातें सुनी होंगी। और जो लोग मैट्रिमोनियल साइट पर अंधा विश्वास कर अपने जीवन साथी चुनते हैं, देखिए उनके लिए एक कड़ी चेतावनी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रहने से पहले आप उसे पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर ले कि आखिरकार उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन से परिवार से वो आता है और कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है। आपने महिला की बात सुनी होगी और पूरे परिवार की बात सुनी होगी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक इन्हें तमाम धमकियाँ दी जा रही थी, लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। जो महिला है पहले भी कंप्लेंट काफ़ी सारी कर चुकी है अपने पति के खिलाफ। इन्हें देखिए पैसे को लेकर भी इनके साथ काफ़ी सारे जो है उत्पीड़न करे जा रहे थे। लगातार इन्हें कहा जा रहा था कि अब इनके परिवार से जाकर कुछ धनराशि लेकर वो अपने हस्बैंड को दे दे। पर वहीं जब महिला ने चाहा कि इस तरीके का जो टॉक्सिक व्यवहार है उससे बाहर निकला जाए और अपनी ज़िंदगी को ये अलग पहलू से शुरू करे, जब इन्होंने डाइवोर्स की बात करी तो इस तरीके का जो पूरा वाकयात है ये सामने आया। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।